चलिए जी, करें स्टार्ट। इस क्वेश्चन को आप एक बार जल्दी से पढ़ें, शायद ये मैंने आपको होमवर्क भी दिया होगा। इसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा कमेंट्स को कम करें और फुल स्क्रीन पे करें मोबाइल को, और बढ़िया आनंद उठाएं आज की क्लास का। अच्छा, बिल्कुल आशीर्वाद है भाई, सबके लिए, सबको आशीर्वाद एग्जाम को लेकर। ठीक, बिल्कुल। देखिए, आपको पहले एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊं मैं इस क्वेश्चन का, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट सुनिए आप पहले, ठीक है। आप कोई भी, ये नंबर सिस्टम का कंसेप्ट है, जब भी मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा उस समय वापस इसको बताऊंगा, पर इस क्वेश्चन को करने के लिए वो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लो, टेक एनी 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लो। जैसे मान लो आपके मन में आया कि सर हमारे मन में अचानक 74 आया, तो 74 को पलटकर 47 लिख दो। तो 14 में से 7 गया, 6 में से 4 गया, इनका डिफरेंस 27 आया। फिर मैंने कहा और कोई नंबर सोच लो भाई। फिर आपके मन में आया कि सर 53 अचानक हमारे दिमाग में आ गया, तो भाई 53 ले लो। 13 में से 5 गया, 4 में से 3 गया, ये आ गया। फिर और कोई नंबर ले लो, तो आपके मन में फिर आ गया, क्या नंबर आया, फिर आपके मन में आ गया, सपोज कर लो 61, तो इसको आपने पलटाया तो 16 आ गया, ये आपका 5 आ गया, ये आपका 4 आ गया, है ना। तो आप कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लो, कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लो और उसके दोनों अंकों को पलटो, ठीक है। तो अगर आप कोई भी 2 अंकों की संख्या लेंगे और उसके दोनों अंकों को पलटेंगे, तो जो भी अंतर आएगा, है ना, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, अब सुनना, खेल अब शुरू होगा। कोई नंबर था ए बी, आपने इसको पलटा के बी ए लिखा, और जब आपने इन दोनों को इनका डिफरेंस लिया, तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय 9, वो हमेशा 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। और आप x और y को अगर 9 से डिवाइड करोगे ना, तो वो हमेशा a माइनस बी आएगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या लिखते जा रहे हो आप, तो सुनो अभी जरा, है ना। 27 को 9 से आप कोई भी नंबर देख लेना, सेम डिजिट को छोड़ के, क्योंकि सेम डिजिट को माइनस करने से कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ के कोई भी नंबर ले लेना। तो आप ये बताओ कि 27 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और इनका डिफरेंस देखना जरा, इनका डिफरेंस भी 3 है क्या। इसको 18 को 9 से डिवाइड करा तो 2 आएगा, इनका डिफरेंस देखो तो 2 है। इसको 9 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, और इनका डिफरेंस भी कितना है, 5 है। बोलो समझ में आ रहा है कुछ, बताओ जल्दी, क्लियर है। तो आप कोई भी 2 अंकों की संख्या लो, उनको इंटरचेंज करो, उन्हें पलट दो, पलटने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा 9 से डिवाइड होता है। और अगर 9 से डिवाइड करोगे तो वही आएगा जो रियल में नंबर्स का डिफरेंस है ना। कोई भी नंबर ले लेना आप, वही बात आएगी। जैसे मैं आपको और बता देता हूं, एक और एग्जांपल बता देता हूं। आप ले लीजिए 60, 60 के आगे क्या ले लेते हैं, 68 ले लें क्या, चलो 68 ले लेते हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आंसर क्या आएगा। 68 को हम 86 कर लेते हैं ना, 86 नहीं यार, ये तो ज्यादा कम हो जाएगा, हम ले लेते हैं 28 और 82 ले लेते हैं। चलो 82 लूंगा मैं और 28 लूंगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आंसर क्या आएगा। इनका डिफरेंस कितना है, 6 में 9 का गुणा करो तो 54 आएगा, चेक कर लो। 12 में से 8 गया 4, 7 में से 2 गया 5, वही आया ना। और मैंने क्या किया, 9 से डिवाइड किया तो 6 आया, तो मुझे पता इनका अंतर 6 आएगा, 9 से डिवाइड होता है तो 54 आएगा। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आया तो आपका हर प्रश्न का आंसर आएगा। ये नंबर सिस्टम का कंसेप्ट है, वहां और अच्छे से बताऊंगा, अभी इतना बता रहा हूं जितना इस प्रश्न में जरूरी है। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब आप सुनिए इसके आगे कि इसका कनेक्शन इस क्वेश्चन से कैसे है, ठीक है। तो सुनिएगा, 5 नंबर्स हैं 2 डिजिट्स के, तो 5 नंबर्स थे 2-2 डिजिट के, सारे 2-2 डिजिट वाले नंबर थे, तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। तो उनका औसत हमें बताना था, एक संख्या को पलट दिया, इसमें से केवल एक नंबर को डिस्टर्ब किया है, बाकी किसी को नहीं किया।
उस एक नंबर के कारण एवरेज 5.4 बढ़ गया, तो एवरेज में 5.4 का चेंज आया, और कितने नंबर से 5, तो मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 5 25 और 2 27 आएगा, है ना। मतलब ये जो है वो डिफरेंस है। जब आपने उस नंबर को, कोई नंबर था, इनमें से कोई एक नंबर था, हम मान ले कि ये वाला नंबर था, बाकी को कुछ भी नहीं किया, तो ए बी को आपने पलट के बी ए करा होगा तो 27 का डिफरेंस आया होगा, और जब 27 का डिफरेंस पांचों नंबर में बटा होगा तब जाके ही तो 5.4 आया होगा, है ना। तो हम उल्टा चल रहे हैं, 5.4 एवरेज है, पांचों नंबर से मल्टीप्लाई करो 27, और मैंने कहा था कि ये ऑलवेज 9 से डिवाइड होता है, तो ये 3 आया, और 3 क्या है, ये 3 जो नंबर होगा उसके दोनों डिजिट्स का डिफरेंस है। देखो कितनी बातें आपको पता चल गई, ठीक है। तो इसके आगे भाई आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा, ऐसे ऑप्शन ढूंढो जिनमें 3 का डिफरेंस हो। तो इसमें 3 का डिफरेंस होता है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, ये हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं, एक बात आपने अगर बहुत ध्यान से पढ़ी हो तो सभी 5 संख्याएं 4 की क्रमागत गुणज हैं, है ना। 5 डिजिट्स आर कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4, मतलब वो जो संख्या है वो 4 का गुणज है, मतलब उसमें 4 का भाग भी जाना चाहिए। तो 58 में 4 का भाग नहीं जाता, 74 में नहीं जाता, केवल एक ही संख्या है जिसमें 4 का भाग भी जाएगा और दोनों डिजिट्स में 3 का डिफरेंस भी है। तो आपका आंसर आएगा कितना, आपका आंसर आएगा 36। इसको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, बता दो जल्दी से, क्लियर हुआ, ठीक है। क्या बोला मैंने, 5 से मल्टीप्लाई करा तो रियल डिफरेंस 27 आया होगा, 27 को 9 से डिवाइड करा, मतलब वो जो भी नंबर है उनके आपस में डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस है दोनों में, क्लियर है। चलो, और उन्होंने एक बात और बोली कि जो भी नंबर है वो 4 का गुणज है, मतलब 4 के पहाड़े में आना चाहिए। तो ये कोई भी 4 के पहाड़े में नहीं आता, केवल 36 आता है। तो 36 4 के पहाड़े में भी आता है, मल्टीपल ऑफ 4 भी है, और उनमें 3 का डिफरेंस भी है, दैट्स इट। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे, पढ़ें इसको। करो इसको जल्दी। S1 3, देखो बहुत आसान है, क्वेश्चन के साइज पे मत जाना, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। S1 3 के 5 क्रमागत गुणजों की श्रृंखला है। तो एक S1 सीरीज है और एक S2 सीरीज है, और ये कितने नंबर्स हैं, 5 के क्रमागत गुणजों की श्रृंखला है, 3 के 5, ओके ठीक है, 5 नंबर्स आएंगे, और ये किसके मल्टीपल हैं, ये 3 के मल्टीपल हैं, और ये 4 के मल्टीपल के 4 नंबर्स हैं, 4 नंबर्स होंगे कोई से, देखो कुछ नहीं है, S1 में 5 नंबर्स हैं, S2 में 4 नंबर्स हैं। S1 में जो नंबर्स आएंगे वो 3 के मल्टीपल है, मतलब 3 के पहाड़े में आएंगे, और S2 वाले 4 के पहाड़े में आएंगे, इतना वो बोल रहे हैं 2 लाइनों से। अच्छा, एक बात और बोलिए कि S1 3 के 5 गुणज है जिनका योग 180 है, क्या बात है, 180 अगर योग है और 5 नंबर्स हैं, मतलब इनका एवरेज 36 आएगा। तो बीच वाला नंबर क्या है, 36 है, ठीक है, यही बोल रहे हैं ना, जिनका योग 180 है, ओके। अच्छा, 5 क्रमागत गुणजों की श्रृंखला है जिनका योग 180 है, जिसकी दूसरी सबसे छोटी संख्या ये है, ओके। चलो, तो देखो ये तो 36 है, इसके पहले क्या आएगा, क्योंकि सारे इवन नंबर्स हैं, सारी सम संख्या है कि क्या बोला है, 3 के 5, ओके। इसके पहले 33 आएगा, इसके पहले 30 आएगा, इसके बाद 39 आएगा, इसके बाद 42 आएगा, ये मुझे पता चल गया। S2 4 नंबर्स हैं जिसकी दूसरी सबसे छोटी संख्या S1 की दूसरी सबसे बड़ी संख्या से 13 अधिक है ना। S2 की, देखो हम इसको इस क्रम में ले रहे हैं, S2 की जो दूसरी सबसे छोटी संख्या होगी वो S1 की सबसे बड़े नंबर से 13 ज्यादा होगी, इससे 13 ज्यादा होगी, मतलब यहां 52 आएगा, है ना। और अगर यहां 52 आया और ये सब 4 के मल्टीपल हैं, तो इसके पहले 48 आया होगा, इसके बाद 56 आया होगा, और इसके बाद 60 आया होगा, सारे नंबर्स पता चल गए। तो S1 की सबसे छोटी संख्या, S1 की सबसे छोटी संख्या
और S2 की सबसे बड़ी संख्या का एवरेज क्या होगा? इनका एवरेज होगा 45। ये आंसर आ गया ए। बताओ जल्दी से, समझ में आया? अमन भाई अब आगे बढ़ गए यार, पूरा हटा दिया। 5.4 में हमने 5 का गुणा किया था अमन। 5 संख्याएं हैं, उनका औसत था, तो कुल निकालने के लिए 5 से गुणा किया। बोलो जल्दी से। इनका एवरेज 36 है। एवरेज 36 है मतलब बीच वाला नंबर 36 है और सब 3 के मल्टीपल है, तो 3 3 कम कर दो, ये पता चल गए। इसकी जो दूसरी संख्या है वो इससे 13 ज्यादा है। 13 जोड़ा तो 52, और ये सब 4 के पहाड़े वाले हैं, तो 4 का पहाड़ा ले लो। तो S1 की सबसे छोटी संख्या और S2 की सबसे बड़ी संख्या का एवरेज क्या होगा? आंसर 45 आएगा। ये सब प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं डिंपल, इसलिए ये नहीं पता ये कहां से आए हैं, पर ये एग्जाम्स के हैं। जल्दी बताओ भाई, क्या समझ में नहीं आ रहा है ये मुझे बता दो। क्या समझ में नहीं आया ये मुझे बता दो एक बार। अच्छी बात है मुकेश, उसी वही बनने के लिए तो ज्वाइन किया ना भाई तुमने, वो तो बनना ही है। देखो S2 क्या है? S2 की ये पहली संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। तो S2 की जो दूसरी संख्या है वो S1 की दूसरी बड़ी संख्या, सबसे बड़ी से एक कम, इससे 13 ज्यादा है। इससे 13 ज्यादा ये है, तो ये 52 है। इसके पहले वाली 4 कम होगी, इसके बाद वाली 4 ज्यादा, इसके बाद और 4 ज्यादा, क्योंकि ये 4 के पहाड़े वाली संख्याएं हैं। बस इतना सा तो काम था। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसको करिए, इसको बस आप पढ़ो, है ना। इस क्वेश्चन को देख के डरना मत, आज के बाद कभी ये क्वेश्चन आपको डराएगा नहीं। एक बार पढ़ो। ये क्वेश्चन मिल कहां से जाते हैं? मैं सुबह सुबह 4 बजे उठ के जाता हूं, एक जगह है, वहां से खोद के लाता हूं मैं इन्हें। उसके लिए सुबह 4 बजे जाना पड़ता है मुझे उठ के। चलो, एक गेंदबाज का औसत रन प्रति विकेट 11.5 है। अगली पारी में वो गेंदबाज 40 रन देकर 5 विकेट लेता है। उसका गेंदबाजी औसत 0.5 कम हो जाता है। गेंदबाज द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। याद रखना, ऐसे सारे क्वेश्चंस में एलिगेशन लगाना। क्या लगाओगे? मिश्रण वाला नियम, एलिगेशन लगाना। और कितना आसान है आपको अभी अंदाजा नहीं है। पहले एवरेज 11.5 था, लेकिन पहले कितनी पारियां खेली गई मुझे नहीं पता, है ना। अगली पारी में 40 रन देकर 5 विकेट लेता है। मुझे बताओ, 40 रन देकर अगर कोई व्यक्ति 5 विकेट लेगा तो उसका एवरेज रेट क्या आएगा? 8 रन पर विकेट। पहले पर विकेट एवरेज क्या था? 11.5। और 5 विकेट देकर उसने 40 रन दिए, मतलब एवरेज क्या हो गया? 8। इसके कारण उसका एवरेज 0.5 कम हो गया। तो पहले एवरेज ये था, जब ये जुड़ा तो उसका नया एवरेज 11 हो गया। रेशो बनाओ, इनका डिफरेंस आएगा 0.5, इनका डिफरेंस आएगा 3। रेशो बनाओगे तो इसको अगर आप 0.5 से डिवाइड करोगे या डबल कर दो तो ये 6 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, है ना। मतलब पहले अगर उसने 6 पारियां खेली होंगी तो अभी 1, जबकि अभी उसने कितने विकेट लिए? 5। तो अगर 1 की वैल्यू 5 है
तो 6 की वैल्यू 30 होगी क्या? तो टोटल विकेट्स 35 लेगा। ये आंसर आ गया बी। क्वेश्चन कट हो रहा है। क्वेश्चन कैसे कट हो गया भाई? कट नहीं हो रहा है, वो एकदम कट टू कट आया है। कुछ मैटर दबा नहीं है, एकदम चिपक गया है। पता नहीं रुचि। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुनना अच्छे से। ये पुराना रन रेट है 11.5। ठीक है, कितने विकेट लिए हमें पहले तो नहीं पता था। बाद में जब 5 विकेट लेके 40 रन दिए तो अब उसका रन रेट क्या हो गया? 8। लेकिन ओवरऑल रन रेट 0.5 कम हो गया, मतलब कितना हो गया? 11। पहले ये रन रेट था, अब ये रन रेट है, और दोनों का ओवरऑल रन रेट ये है। रेशो बनाया। ये जो रन रेट है इसमें कितने विकेट्स थे? 5। तो एक की वैल्यू अगर 5 है तो 6 की वैल्यू 30 होगी, तो टोटल 35 विकेट्स लिए होंगे क्या? आंसर बी आएगा। है ना? टोटल एवरेज 11 कैसे आया? टोटल एवरेज ये पढ़ो ध्यान से। पहले एवरेज 11.5 था, जिससे उसका औसत 0.5 कम हो गया। तो पहले एवरेज 11.5 था, अब एवरेज 0.5 कम हो गया, तो 11 होगा ना? बोलो। अरे भाई यस नो बोल दो जल्दी से। यस है, नो है, हाँ है, ना है, जो भी है जल्दी बोलो। फिर क्या होता है, मैं आगे बढ़ जाता हूं, फिर आप बोलते हो सर वो कहां से आया, तो अभी पूछ लो, फिर ये हट जाएगा, फिर वो बोलोगे। शशि क्लास एक बार बंद करके चालू कर लो, ठीक हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मान लेते हैं। सेम क्वेश्चन करके बताओ सब लोग जल्दी, सबका आंसर आना चाहिए। एकदम सेम क्वेश्चन है भाई। आंसर नहीं आया ना तो बहुत गलत बात हो जाएगी। जल्दी बताओ। देखो भाई, एक तरफ आ जाएगा 12.4। 26 रन देकर 5 विकेट लिए, तो ये आएगा आपका 1.3। है ना? और इससे एवरेज 0.4 कम हो गया, इससे 0.4 कम हो गया, तो कितना आ गया? 12। इनमें डिफरेंस कितने का आएगा? इनमें डिफरेंस आएगा 0.4 का। है ना? और इनमें डिफरेंस कितने का आएगा? इनमें आपका डिफरेंस निकालने जाओगे ना, तो ये आएगा आपका 2। 10.7। 26 का, अरे यार सॉरी 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 सॉरी, 5.2। 5.2 मतलब कितना हो जाएगा? ये 6.8 हो जाएगा। 4 से कैंसिल करोगे 17 बार, 4 से कैंसिल करोगे 1 बार। और यहां पर उसने 5 विकेट लिए, तो 1 की वैल्यू 5 है, तो इसका 5 टाइम्स कर दो 85। तो टोटल कितने विकेट्स लिए होंगे? 90। ये आंसर आएगा मेरा तो। विकेट क्या होता है भाई? नहीं पता प्रीति, मुझे भी ये तो। 90 एकदम करेक्ट आंसर है। चलो इसको करो।
अच्छा प्रकाश, रेशो विकेट्स का या देवेंद्र, विकेट्स की संख्या का। प्रीति, आपके घर में कोई भी होगा ना, उनसे पूछना पारी क्या होता है, विकेट क्या होता है, वो आपको बताएंगे। स्टंप क्या होता है? चलो, उससे अच्छा है क्वेश्चन छोड़ दो। चलो इसको करो। 10 संख्याओं का औसत 72 है। देखो, 10 नंबर्स हैं जिनका एवरेज 72 है, उसमें से 4 नंबर्स का एवरेज है 69, नेक्स्ट 3 नंबर्स का एवरेज है 74, और बस खत्म। बची कितनी संख्याएं? 3 संख्याएं। इनका एवरेज या तो 72 से प्लस होगा या माइनस होगा। मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, आपको याद होगा कि ओवरऑल एवरेज 72 है, उससे ये 3 कम है। कितने नंबर्स का? 4 का, मतलब ये 12 कम चल रहा है। ये कितना ज्यादा है? ये इससे 2 ज्यादा है। कितने नंबर्स का? 3 का, मतलब ये 6 ज्यादा है। ओवरऑल कितना डिफरेंस है दोनों में? 6 की कमी पड़ रही है। इधर 6 की अगर कमी है तो मैंने कहा था इधर 6 जुड़ेगा, लेकिन वो 3 में बटेगा भी, मतलब टोटल एवरेज कितना आएगा? 74। तो ये एवरेज है। तो अगर इनका मुझे टोटल निकालना है तो इनका टोटल आएगा 74, और कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर्स हैं, तो ये आएगा 12 का 2, 21 और 1 22, 222। ये तीनों नंबर्स हैं। 3 नंबर्स कौन से भाई? आखिरी के, 8वां, 9वां और 10वां, ये तीनों मिलाकर 222 हैं, है ना। 8वीं संख्या 9वीं से 6 ज्यादा है और 10वीं से 12 ज्यादा है। सो देखो, एक 8वीं संख्या है, एक 9वीं संख्या है और एक 10वीं संख्या है, ये मुझे पता लगानी है, जबकि तीनों का टोटल मैंने पता लगा लिया है, 222 है ना। 8वीं संख्या 9वीं से 6 ज्यादा है, मतलब 8वीं और 9वीं में 6 का डिफरेंस है, ओके। और 8वीं संख्या 10वीं से 12 ज्यादा है। अच्छा, 8वीं 10वीं से 12 ज्यादा है, ओके। एक काम करो, इसको x ले लो, तो ये इससे कितनी ज्यादा होगी? 12, है ना। और 8वीं संख्या 9वीं से 6 ज्यादा है। देखो ऐसे समझो, इसको पहले तो आप दूर दूर लिख लो, नहीं तो अब भी खिचड़ी बन जाएगी। ये 8वीं, ये 9वीं और ये 10वीं, है ना। 10वीं को x मानो, 10वीं x है, 8वीं उससे 12 ज्यादा है, और 8वीं 9वीं से 6 ज्यादा है, मतलब इनमें 6 का अंतर आना चाहिए। और तीनों का योग कितना है? तीनों का योग 222 है, ओके भाई। तो x, x और x कितना हो गया? 3x, 12 और 6 कितना हो गया? 18, और टोटल हो गया आपका 222। 222 में से 18 गया तो आएगा 204। 204 को 3 से भाग दोगे तो 3 छंग 18 और 3 चौक 24, है ना। 18 और 24, x की वैल्यू 64 आएगी क्या? तो क्या पूछा है? 8वीं और 9वीं का। अभी भी थक नहीं रहा है वो, देखो अभी तो x की वैल्यू 64 आई, इन दोनों का एवरेज क्या होगा? तो ये 64 है, तो 8वीं संख्या कितनी होगी? 8वीं संख्या 12 ज्यादा होगी। 64 में 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 76। और 9वीं संख्या 64 से 6 ज्यादा होगी, मतलब 70। ये आएगा 6, और ये, और इसका औसत क्या आएगा? 73। मेरा आंसर तो ये आ रहा है भाई, आप लोग का क्या आ रहा है? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने कहीं पे? कहां गलती कर दी मैंने? 4 का 3 गुना, 12 का 2 हासिल का 1, 21 और 1 22, ये तो सही है। एक्स, एक्स और एक्स, ये हो गया आपका 3x, ये उधर गया तो 4, 204 में सही भाग दिया ना मैंने। 3 का भाग, 3 छंग 18, 3 अठे 24, ओके। ये 8 आएगा। अगर ये 8 आएगा तो ये उससे कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है, मतलब ये 80 होगा। और ये उससे 6 ज्यादा है, मतलब ये 74 होगा, है ना, ओके। और फिर ये 4 है, ये 5 है, और अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 77.5। ठीक है भाई, ये सही है। कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी मैंने, आप लोगों का असर होने लगा है मेरे ऊपर। 77.5, बोल दो जल्दी से।
कुछ भी नहीं है यार, दिमाग चकराने जैसा कुछ नहीं है। तुम लोगों ने अपने आप को ना बड़ा कमजोर मान के रखा है, इसलिए चकराते हो। मान लोगे ना एक बार कि तुम्हारे अंदर भी दम है, हिम्मत है, तो कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने आप को कमजोर मत समझा करो। कर सकते हैं बिल्कुल शिवानंद, आप इनको कुछ भी अपनी सुविधा के हिसाब से मान लो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, आंसर सेम आएगा। देखो ये तो मैं आपको बता चुका हूं भाई, ये एक पिक्चर तो मैं समझाने नहीं वाला कि ये क्या है। 74 जो है इन तीन संख्याओं का औसत है, तो इनका टोटल आएगा 222। आठवीं संख्या 10वीं से 12 ज्यादा है और आठवीं संख्या 9वीं से 6 ज्यादा है, तो इन्हें कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। अब ये दिमाग आप लगाओगे, इसको x मानोगे तो 12 ज्यादा, और ये और इन दोनों में 6 का अंतर है, तो ये 6 कम होगी, इसलिए इससे 6 कम, x + 6। हल किया, x की वैल्यू 68 आई, तो x तो 10वीं संख्या है, उन्होंने 8वीं और 9वीं का एवरेज बोला, 68 और 12, 68 और 6, 80 और 74, इनका भी एवरेज 2 से भाग दो, 77.5। ठीक है, हाँ 77। क्या हो रहा है यार, 154 77, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से सॉरी, डी होगा, बिल्कुल सही है, फिर मैंने मिस्टेक कर दी। चलो हटाओ इस क्वेश्चन को, बहुत गलती हो रही है। ठीक है, इसको कर लोगे क्या, एक बार पढ़ के मुझे बता दो, कर लेना, मतलब कर लोगे क्या, ये बता दो मुझे। सेम क्वेश्चन है एकदम। 10वीं संख्या 11वीं से 4 कम है, 9वीं और 11वीं का औसत बताओ। 9वीं संख्या, देखो आप जब 9वीं 10वीं 11वीं निकाल लोगे ना, वो तो आप निकाल ही लोगे, उसके आगे का मैं थोड़ा सा बता देता हूं। आपसे बोला है 9वीं संख्या 11वीं से दुगनी है, इसको x मानो, इसको 2x मानो। 9वीं 11वीं से दुगनी है और 10वीं संख्या 11वीं से 4 कम है, 10वीं संख्या 11वीं से 4 कम है, ये आपका इक्वेशन जम जाएगा। जो भी आएगा कर लोगे, बहुत आसान है। तो स्क्रीनशॉट दे देता हूं मैं आपको। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है, वो और कर लेते हैं। एक और मैंने अच्छा क्वेश्चन आप लोग के लिए निकाला है, आई थिंक कहां गया, हाँ ये वाला है, इसी पैटर्न का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, चीजें आपको भिन्न में दे दी है, करो। बिल्कुल जी, अपने आप को मोटिवेट खुद करा करो भाई, खुद करोगे बहुत आगे जाओगे। सेम पैटर्न है, देखो 8 नंबर्स का एवरेज क्या है, 20 है। ओके, हमें 20 में नजर रखनी है। पहली दो नंबर्स का एवरेज 15 1/2 है। ओके, अगली 3 नंबर्स का एवरेज 21 1/3 है। ठीक है, और अब देखो 3 और 2 5, तो अब कौन कौन से नंबर्स बचे, छठवां, सातवां और आठवां, ये 3 नंबर्स आपके पास बचे हैं। इनका एवरेज या तो 20 से ज्यादा आएगा या कम आएगा। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन का लेवल नेक्स्ट ले जाओ, 20 और 15, 15.5 में कितने का अंतर होता है, तो आप कहोगे 4.5 का। इसको 15.5 कर लो, तो दोनों में अंतर कितने का है, 4.5 का। कितने नंबर्स हैं, 2, और ये कम है, मतलब 9 की कमी है। ओके, ये कितना ज्यादा है, 1 1/3 ज्यादा है। 1 1/3 का मतलब होता है 4/3 ज्यादा है, और कितने नंबर्स हैं, 3, तो ये कितना ज्यादा है, 4। ये 9 कम है, ये 4 कम है, 5 की अभी भी कमी है। 5 इधर जाकर प्लस होगा, कम है तो बढ़ेगा, और कितने नंबर्स में बटेगा, 3 में, तो 20 का 3 गुना 60 और 5 65, 65/3, ये क्या आएगा, ये एवरेज आएगा। कितने नंबर्स का, 3 नंबर्स का, तो उनका टोटल कितना आएगा, उनका टोटल आएगा 65। ठीक है, इतना समझ गए। अब क्या बोल रहे हैं, छठवीं संख्या 7वीं और 8वीं संख्या से 4 और 7 कम है, तो यहां पे थोड़ा सा एज्यूम कर लो, छठवीं संख्या, 7वीं संख्या और 8वीं संख्या, है ना। छठवीं संख्या 7वीं और 8वीं से 4 और 7 कम है,
इसको हम उल्टा बोलेंगे, छठवीं को x मानो, सातवीं और आठवीं संख्या से 4 और 7 कम है, मतलब अगली संख्या उससे 4 ज्यादा है और एक संख्या उससे 7 ज्यादा है, जबकि उनका टोटल 65 है। तो ये अगेन होगा 3x, 7 और 4 11, 11 गया तो कितना बचेगा भाई, 11 गया तो ये बचेगा 54, 3 से कैंसिल होगा तो x की वैल्यू 18 आएगी। तो एक संख्या 18 है, एक संख्या 4 ज्यादा, एक 7 ज्यादा। पूछा क्या है, आठवीं संख्या, आठवीं संख्या, आठवीं संख्या मतलब 18 और 7, 18 प्लस 7, आठवीं संख्या 25 होगी। बोलो समझ में आया? इनको देख के डरना नहीं, कोई दम नहीं था इनमें, आपने देखा कोई दम नहीं था। इन दोनों में 4.5, 4.5 का डिफरेंस है, दो नंबर्स हैं, 9 कम है। ये कितना ज्यादा है, 1/3, मतलब 4/3। कितने नंबर है, 3 या 4 ज्यादा है, 5 की कमी 3 में बटेगा, तो ये 65/3 एवरेज है। तीनों का टोटल निकालोगे तो 65 आएगा। इसके आगे तो अभी हमने किया ही था एकदम सेम क्वेश्चन। चलो अब चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पे, ये वाले पे। इसको 2 बार भाई पढ़ लो, कम से कम 2 बार पढ़ना, ना समझ में आए तो 3 बार या 4 बार भी पढ़ लोगे तो कोई बुरी बात नहीं है ना। करो, पढ़ो इसको, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। वैसे तो सारे मेंस के क्वेश्चन है। यस भाई, मैथ्स बनाया ही दिमाग की एक्सरसाइज के लिए। चलो भाई, जिनका कल पेपर है ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करना, डरना मत बस। अच्छा, गुड भाई, कीर्ति वेरी गुड। कैसे करा आपने इतनी जल्दी, या आरआरबी बैच में थे क्या आप? वीडियो क्वालिटी चेंज कर लिया करो यार, कैसे करते हो तुम लोग, इतने पढ़े लिखे हो। पता है ऐसे क्वेश्चन कौन करता है, वीडियो क्वालिटी चेंज नहीं होती, वीडियो क्यों ऐसा हो रहा है, स्पीड कैसे बढ़ाएं, स्पीड मतलब वीडियो की, वीडियो रुक क्यों रहा है बार बार। ऐसे क्वेश्चन अपने मम्मी पापा लोग करते हैं जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता है ना, बुजुर्ग लोग ऐसे सवाल करते हैं। तुम लोग इतने पढ़े लिखे हो, गिनती के 4 फंक्शन नीचे दिखते हैं, उनको भी नहीं कर पाते, उनको भी बार बार पोस्ट करते हो, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स होती है, बट कुछ प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हो। रिवीजन भाई, रिवीजन, रिवीजन करोगे सब याद रहेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई धर्मेंद्र। देखो,
आप सबसे पहले ये देखिए कि आपसे पूछा है व्यय। व्यय मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये आप जानते हो, कई बार बताया है मैंने आपको, ये है ना। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, एक क्वेश्चन को इस तरफ ले लोगे, मतलब सेविंग्स को इधर ले लोगे, तो उधर क्या बचेगा? केवल एक्सपेंडिचर बचेगा। ठीक है, ओके। अब देखो, थोक व्यापारी है जो मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर में 40% ज्यादा आय कमाता है, बाकी महीनों में उसकी औसत आय 25,000 है। देखो समझना, टोटल हमारे पास प्रश्न में 12 महीने हैं। 12 महीने जो हैं वो दो प्रकार से बटे हैं, 8,000, 8 महीने और 4 महीने। ये इनकम की बात हो गई, है ना। देखो बाकी महीनों में, मतलब 8 महीनों में वो 25,000 रुपए महीना कमाता है। मैं 25,000 को के लिख रहा हूं। और बाकी महीनों में वो 40% ज्यादा कमाता है। तो 25,000 का अगर 40% निकालने जाओगे तो वो आएगा 10,000 रुपए ज्यादा, मतलब बाकी महीनों में वो 35,000 रुपए ज्यादा कमाता होगा। इतना समझ में आया? 12 महीनों में से 8 महीने वो 25,000 कमाता है और बाकी महीनों में 40% ज्यादा कमाता है, मतलब वो 10,000 रुपए ज्यादा कमाता है। तो साल भर में 8 महीने का औसत 25,000 है और 4 महीने का औसत 35,000 है आय का, इनकम का। आगे बढ़ो। मार्च अप्रैल सितंबर में उसका लाभ जो है ना, यहां सेविंग्स को हम लाभ बोल देंगे, बचत हो या उसका प्रॉफिट हो, एक ही बात है ना, उससे कंफ्यूज नहीं होना। बाकी महीनों में 4800 रुपए है। वापस वही बात है, अब प्रॉफिट की बात अगर हम करें तो सुनना ध्यान से, प्रॉफिट में 12 महीनों में से 8 महीनों में उसका प्रॉफिट जो रहता है वो 4800 रुपए होता है, और बचे हुए 4 महीनों में उसका प्रॉफिट 4/3 गुना हो जाता है। मतलब 4800 का 4/3 गुना करोगे ना तो ये आएगा 1600, और 1600 का 4 गुना मतलब 6400। तो देखना जरा, 8 महीने वो कमाता है, वो लाभ बचाता है 4800 रुपए का, और 4 महीने वो कमाता है 6400 रुपए लाभ, है ना। इतना हो गया। तो प्रति माह उसका औसत व्यय ज्ञात कीजिए। बोलो, प्रति माह औसत व्यय ज्ञात करना है, यह आपसे बोला है। बोलिए जल्दी से, इतनी बात समझ में आई? अभी तक मैंने केवल इतना आपसे कहा है कि 12 महीने में से 8 महीने की इनकम 25,000 रुपए है, और जो 4 स्पेशल महीने हैं उन 4 महीनों में उसकी इनकम 40% बढ़ जाती है। तो ये 40% बढ़ने के बाद की इनकम है। 8 महीनों में 4800 रुपए कमाता है और बाकी महीनों में 4/3 गुना कमाता है, तो वो बाकी महीनों में 6400 रुपए कमाता है। इतनी बात सबको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, चलो। अब हमें क्या निकालना है? प्रति माह व्यय। तो हम क्या करेंगे, औसत इनकम में से, पूरे 12 महीने की बात कर रहा हूं, पूरे 12 महीने की औसत इनकम में से औसत लाभ अगर मैं घटा दूंगा तो मुझे औसत व्यय मिल जाएगा, है ना। 12 महीने की एवरेज इनकम में से अगर एवरेज प्रॉफिट में घटा दूंगा तो मुझे एवरेज एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, औसत व्यय मिल जाएगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो, हां या ना? देखो ये थोड़ा दमदार सवाल है, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी भाई इसमें। ठीक है, 12 महीने की औसत इनकम में से 12 महीने का औसत लाभ घटाएंगे तो 12 महीने का औसत खर्चा आ जाएगा। अब या तो एक तरीका है कि 25,000 का 8 से गुणा करो, 35,000 का 4 से गुणा करो, जो कुल आए उसको 12 से भाग दो। दूसरा तरीका यह है कि उसकी इनकम 25,000 तो है ही औसत, लेकिन 4 महीने 10,000 रुपए बढ़ गई, तो उसकी इनकम कितनी बढ़ गई? 40,000, हाँ या ना। उसका जो इनकम है वो कितनी बढ़ गई? 40,000। और ये देखो, ये तो 25,000 तो कॉमन है ही, है ना, लेकिन जो 40,000 बढ़ा है ये पूरे 12 महीनों में बटेगा। अब लाभ पे चले तो इसी प्रकार
लाभ उसका 4800 तो है ही, लेकिन कितना अंतर आया 1600, तो 4 महीने का कितना ज्यादा है 6400, ये भी उसके 12 महीने में बटेगा। बोलो इतना समझ में आया क्या? है ना? देखो मैं पहला तरीका आपको बता रहा हूं एकदम स्पष्ट। पहला तरीका यह है कि 25,000 गुणा 8 2 लाख रुपए, ठीक है। 35,000 गुणा 4 1,40,000 रुपए, ठीक है। ये कितना आ जाएगा टोटल 3,40,000 रुपए। 3,40,000 रुपए साल भर की इनकम, तो 12 महीने की इनकम, तो 1 महीने की कितनी? फिर 4800 का गुणा 8 में करो, 4800 8 महीने का लाभ, फिर 6400 का गुणा 4 में करो, जोड़ो और फिर 12 से भाग दो। तो औसत इनकम माइनस औसत लाभ बराबर औसत खर्च, पहला तरीका। और मैं उसी को शॉर्ट करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा समझ लो। ये लॉन्ग मेथड तो है ही आपके पास, है ना? साल भर का औसत 25,000 तो होगा ही होगा, लेकिन जो उसने 4 महीने में 10,000 रुपए ज्यादा कमाए, ये पूरे 12 महीनों में बटेंगे, ठीक है। जो 4 महीने में 10,000 रुपए ज्यादा कमाए, ये पूरे 12 महीनों में बटेंगे, तो औसत 25,000 तो होगा ही, लेकिन जो 10,000 रुपए ज्यादा कमाए 4 महीनों के, वो बटेगा 12 महीनों में। फिर 4800 का लाभ तो है ही, और हर महीने उसने 1,600 रुपए ज्यादा कमाए, तो 4 महीनों में जो 6400 कमाया, ये भी 12 में बटेगा। अब इतना आपको हल करना है। आगे देखो जरा, 25,000 में से अगर मैं 4800 घटा दूं, है ना, 25,000 में से अगर 48 घटा दूं, क्योंकि देखो प्लस माइनस है, किसी में से कुछ भी घटा सकते हैं, तो 25,000 में से 4800 घट जाएगा, तो ये 20,200 आ जाएगा, है ना। तो मैंने इन दोनों को घटाया, इन दोनों को घटा के कितना ले आया 20,200। अब इनको घटा लेते हैं, इनको ध्यान से देखो। 40,000 बटे 12, 6400 बटे 12, एलसीएम क्या आएगा इनका? एलसीएम 12 ही आएगा। और 40,000 में से 6400 चला जाएगा, तो 40,000 में से 6,000 घटा दो 34,000, फिर 400 घटा दो, तो 34,000 में से 400 गया, तो 33,600 आ जाएगा क्या? और इसको 12 से भाग दे दो, 12 दूनी 24, 12 96, तो 2,800 रुपए ये आ गया, है ना। तो 20,200 और 28,200 इनको जोड़ दो, तो उसका औसत व्यय जो है वो 23,000 रुपए आएगा। ये आपका आंसर है, सी वाला। बोल दो भाई, ऊपर से गया क्या? देखो, ये आपको इतना तो समझ में आ गया ना, मैं कैलकुलेशन फिर से समझाता हूं। देखो, 25,000 रुपए तो उसका औसत है ही, है ना। 25,000 तो उसका औसत है ही, और 40,000 जो उसने कमाया वो पूरे 12 महीनों में बटेगा। आप बोलोगे सर इसमें 12 का भाग क्यों नहीं दिया? ये तो औसत है ही। 25,000 तो साल भर का औसत निकल ही रहा है, पर जो 40,000 है वो भी 12 महीनों में बटेगा। इसमें से घटाओ, इसमें से क्या घटाओ? 4,800 रुपए तो घटाओ, और माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो जो 6,400 रुपए उसने ज्यादा कमाए वो भी 12 में बटेगा। तो 25,000 में से 4,800 गया, तो ये आ गया आपका 20,200। और जब इसमें से ये घटेगा, ये प्लस है, बड़ी संख्या प्लस की है, तो 12 एलसीएम आएगा, और ये आएगा आपका 33,600। जब ये कटेगा, तो ये आएगा आपका 20,200, और ये आएगा आपका 2,800। तो दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा उसका औसत व्यय 23,000। तो ये कैलकुलेशन कम करने का तरीका है। लॉन्ग मेथड में आपको बता ही चुका हूं। अब समझ में आ गया होगा शायद आपको, है ना। 25,000 में से 4,800 गया 20,200, 40,000 में से 6,400 गया 33,600, क्योंकि 12 एलसीएम कॉमन था, 12 से कटा 2,800 जोड़ दिया, टोटल आ गया 23,000। अब तो भाई मना मत करना कि अब समझ नहीं आया। ये क्वेश्चन ही है भाई। आकांक्षा, 40,000 ऐसे आया कि पहले वो 25,000 रुपए कमाता था, 4 महीने में 35,000 कमाए, तो 25,000 से 35,000 मतलब हर महीने 10,000 ज्यादा, तो 4 महीने का 40,000। चलो इसको करो। हाँ जी, सरल ही था।
ये क्वेश्चन भी इजी है, आपको पढ़ के लगेगा, बाकी अभी जब मैं समझाऊंगा तो आपको एकदम आसान बनेगा। चंचल बहुत लेट हो गए भाई तुम 40,000 पूछने में। प्रकाश तुमने तो आज तक ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पूछा मुझे लगता है, जहां तक। क्वेश्चन कहां से लाते हैं उन लोगों को तो मैंने बोला ही नहीं, मैं तो वीडियो क्वालिटी की बात कर रहा था। चलो, यदि कुल छात्रों के 1/4 छात्रों के औसत अंक 1/4 के औसत अंक कितने हो? 2/5 हो, है ना। 1/8 छात्रों के औसत अंक कितने हो? 4/5 हो। 2/5 के औसत अंक कितने हो? 3/4 हो। और शेष के औसत अंक, है ना, शेष के औसत अंक कितना हो? तो वो 1/5 हो, है ना। ये शेष निकालना पड़ेगा। क्या करोगे भाई बताओ? सभी छात्रों के औसत अंक 327 है तो क्या करोगे? देखो, आपको ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा मैंने बोला है कि एलसीएम लेते हैं। तो 4, 8 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? यही ले लेते हैं, इनका एलसीएम आएगा 40। दो, सॉरी 5, 5 और 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 20। क्लियर है? तो 40 का 1/4 निकालो जल्दी से। 40 का 1/4 10 बच्चे। 40 का 1/8 5 बच्चे। 40 का 2/5, 5 से कटा 8 बार, 8 दूनी 16 बच्चे। और 40 का शेष, तो 40 टोटल बच्चे हैं, है ना, टोटल बच्चे 40 हैं। 40 में से 10 और 5 15 और 16 कितने हो गए? 31। तो बचे कितने? 9 बच्चे। 20 का 2/5, 5 से 4 बार कटा, 4 दूनी 8। 20 का 4/5, 5 से 4 बार, 4 इंटू 4 16। 20 का 3/4, 4 से कटा 5 बार, 5 तिया 15, है ना। और 20 का 1/5 कितना होगा? 4। ठीक है, गुणा करो। ये आएगा आपका 80, ये आएगा आपका 16 पंजे 80, ये आएगा आपका कितना? 240, और ये आएगा आपका कितना? 36। इतना समझ रहे हो क्या क्या किया हमने? बोलो जल्दी। ठीक है, 10 बच्चों के औसत अंक है 8, तो कुल अंक हुए 80। 5 बच्चों के 16 तो 80। 16 बच्चों के 15 तो 240। 9 बच्चों के 4 तो टोटल 236। सबको जोड़ो तो 80 और 80 160, है ना। 160 और 240 को जोड़ोगे तो 400 और 436। ठीक है, तो 40 बच्चों के कुल अंक है 436, जबकि सभी छात्रों के औसत अंक तो 327 हैं, जबकि हमने जो माना उस हिसाब से तो 436 आ रहे हैं। तो अगर 436 अंक 40 बच्चों के होंगे तो औसत क्या होगा? ठीक है, औसत क्या होगा? तो इसको अगर कैंसिल करोगे तो 4 एकम 4, फिर भाग नहीं जाएगा और 10.9 आएगा, है ना। अब सुनना ध्यान से, हमने औसत लाए 10.9, जबकि वास्तव में औसत है 327। हमारा औसत आ रहा है, अगर 40 बच्चे होंगे तो 436 नंबर आएंगे, उस हिसाब से औसत 10.9 आएगा, जबकि रियल में औसत 327 है। तो 327 अगर 10.9 है तो पूछा क्या है? सभी छात्रों के औसत अंक ये हैं, तो कुल अंक ज्ञात करो। अब मुझे बताओ, आप यहां पे आपने कुल अंक क्या माने? कुल अंक तो आपने 20 ही माने ना, तो आप इसको क्या करोगे? 20 से गुणा कर दोगे। ठीक है, 10 से ये कितनी बार कटेगा? 3 बार कटेगा क्या? देखो, इसका 3 गुना होता है, तो एक्चुअल में 3 नहीं है, 30 बार कटेगा। 30 और 20 का गुणा करो, कुल अंक कितने आएंगे? 600। ये आपका आंसर है। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं, अच्छे से समझना।
कभी भी भिन्न आता है तो 4, 8 और 5 के हिसाब से एलसीएम आया 40, 5, 5, 4 और 5 के हिसाब से एलसीएम आया 20। 40 का 1/4, 40 का 1/8, 40 का 2/5 और 40 का शेष, तो 40 में से इनको जोड़ा, शेष ये आया। 20 का 2/5 8, 20 का 4/5, 20 का 3/4 और 20 का 1/5। तो 10 बच्चों के 8 औसत हैं, 80 नंबर, ये सबका टोटल किया तो 40 बच्चों के कुल अंक हैं 436। तो हमारे हिसाब से तो औसत आ रहा है कितना, हमारे हिसाब से औसत आ रहा है 10.9। ठीक है, 10.9 औसत है, जबकि वास्तव में हमारा औसत कितना है, वास्तव में हमारा औसत है 327। तो इसको कंपेयर करेंगे ना, हमारा आ रहा है 10.9 जबकि वास्तव में औसत ये है, तो 1 का मान आएगा। और आपसे बोला है कुल अंक, तो कुल अंक तो हमने 20 माने ना, तो 20 से गुणा कर देंगे, तो कुल अंक कितने हैं वहां पे वास्तव में 600। कोई भी ऐसी संख्या ले लो जो नीचे वाली संख्याओं से कट जाए। अगर आपको 40 और 20 के अलावा भी कुछ लेना है तो ले लो, है ना। ऐसे क्वेश्चंस में एज्यूम ही करना पड़ेगा, और ये आपको कई बार बताया है मैंने, है ना। जब भी ऐसे भिन्न आते हैं तो आपको एज्यूम ही करना पड़ेगा, यही एकमात्र रास्ता होता है। कुल छात्र 40 हैं और कुल अंक 20 हैं, ये हमने माना, टोटल बच्चे टोटल अंक, और ये पूरा सॉल्व किया। और एलसीएम वाला तो आपको कई क्वेश्चंस में बताया है मैंने। उल्टा आपको बोलना चाहिए था कि सर इसमें एलसीएम लेंगे, तो उल्टा आप पूछ रहे हो एलसीएम क्यों लेंगे। ठीक है, जल्दी से देख लो और बताओ मुझे, समझ में आया। अच्छा प्रकाश, मैं समझ तो रहा था। बिल्कुल भाई, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी। चलो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। ये लो, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। हाँ, विशाल ने बोला था, ठीक है। चलो, अच्छी बात है माखन, तुम्हारा नाम मस्त है यार, माखन। सबसे आसान क्वेश्चन आज का, क्या बात है संजीव। ये क्वेश्चन आपको याद दिलाऊं, मैं एक बार याद दिला देता हूं कौन सा था, तो शायद आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाए। नहीं तो आप एक तो बोलते हो कि सर ये नया क्वेश्चन है, तो नया नहीं है भाई, ये मैंने आपको करवाया है। रुको, अभी सबूत देता हूं मैं। था इसी के आसपास कहीं। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो एक बार जरा, ये वाला पढ़ लोगे ना, तो जो क्वेश्चन अभी दिया है वो आ जाएगा। पढ़ लिया इसको, अब चलते हैं वापस क्वेश्चन पे। ये लो, देखो, 9 व्यक्ति होटल में गए, 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने 30 रुपए दिए, मतलब 8 लोगों का औसत 30 था। जब 9वां व्यक्ति आया तो उसके आने से 20 रुपए औसत से 20 अधिक खर्च हुए, मतलब यहां जो भी औसत आएगा उससे 20 ज्यादा खर्च होंगे। तो मैंने कहा था आपसे कि यहां पे जो भी आता है, ठीक है, यहां पे जो भी आता है वो अल्टीमेटली रिजल्ट तो यही का होता है। तो 8 में किसी संख्या का गुणा होने के बाद ही 20 आया होगा, मतलब x का मान कितना आएगा, 2.5, है ना। मतलब ये औसत अगर 30 है
तो ये औसत कितना ज्यादा होगा, 2.5, मतलब यहां 32.5 आएगा। ये कंसेप्ट तो पहले दिन से चल रहा है, आपने अगर इसको अच्छे से समझा हो, पहले दिन से ये कंसेप्ट चल रहा है ना। तो पहले औसत 30 था, बाद में 20 बढ़ा। 20 क्यों बढ़ा होगा, 8 में किसका गुणा करें कि 20 आए भाई, तो 2.5 का, मतलब ये औसत 2.5 बढ़ा होगा। सोचो जरा, 2.5 बढ़ेगा 8 लोगों का, तभी तो 20 आएगा, मतलब ये 32.5 था। तो सबने कितना पैसा खर्चा किया, कुछ नहीं करना है। 9 लोगों का औसत 32.5 है, तो गुणा कर दो, 9 5 45, 18 और 4 22, 27 और 2 29, 292.5 कहीं दिख रहा है क्या, बस वही आंसर है आपका। ये 9 लोगों का टोटल खर्चा है 292.5। ठीक, पहले दिन का कंसेप्ट अगर याद होगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो सब गया ऊपर से। ओके भाई, थैंक यू हरी। प्रैक्टिस तो लगेगी, इसको तो जितना जल्दी समझ लो अच्छा है। प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं है मैथ्स में। चलो, ये हो गया था ना 89, 90 करो। 90 90, क्लियर है, अच्छी बात है। देखो, एक कक्षा में बच्चों की औसत आयु 40 साल है, बच्चों की औसत आयु 40 साल है। 12 नए बच्चे आ जाते हैं, उनकी औसत 32 है ना। 12 जो नए बच्चे आए ना, उनकी एवरेज एज 32 है, जिससे कक्षा की औसत आयु 4 कम हो जाती है, मतलब 4 कम हो गई तो 36 हो गई। इनका अंतर आया 4, इनका अंतर भी कितना आया 4। तो बच्चों की संख्या का अनुपात कितना बना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की संख्या का अनुपात 1:1। अगर यहां 12 बच्चे हैं तो पहले भी 12 बच्चे ही थे, तो कक्षा में पहले कितने बच्चे थे, पहले भी 12 थे। ये हो गया भाई, पहले भी 12 थे। सोचो, ठीक है। पहले औसत 40 था, जब 12 बच्चे आए तो औसत 32 हो गया, और इनके आने से ओवरऑल औसत 4 कम हो गया, मतलब औसत कितना हो गया, 36 हो गया, है ना। इनका अंतर 4, इनका अंतर भी 4, अनुपात 1:1। एक बराबर अगर 12 बच्चे हैं तो पहले भी 12 बच्चे ही थे, तो बस 12 बच्चे पहले थे। ओके, क्लियर है। चलो इसको करो। हाँ, मन में समझ रहा हूँ भाई, तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है ऐप में, पर बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो 2 दिन का। चलो भाई करण, अच्छी बात है, मजा आना चाहिए। ओके है। चालीस तो स्वाति दिया हुआ था ना, कौन सा 40? 40 तो दिया हुआ था पिछले क्वेश्चन में। देखो भाई, 11 क्रिकेट खिलाड़ी थे जिनकी औसत आयु कुछ रही होगी, पहले कुछ थी, है ना।
क्रिकेट टीम की औसत आयु वही हो जाती है जो उनकी 3 वर्ष पहले थी। एक बात आप समझना कभी भी इसमें, मान लो हमारे पास 10 लोग हैं, 11 लोग हैं, ऐसे मान लेते हैं, जिनकी औसत आयु 20 है। तो अगर, या चलो 5 ही लोग ले लो, 5 लोग हैं जिनकी औसत आयु 20 है। अगर इनको मैं 3 साल पीछे ले जाऊंगा तो सबकी उम्र 3-3 साल कम होगी, तो औसत भी कितना कम होगा? 3 कम होगा। तो अगर वो ये कहेंगे कि 11 खिलाड़ियों की औसत उम्र वो हो जाती है जो 3 साल पहले थी, तो 3 साल अगर पीछे करोगे तो सबकी औसत उम्र 3 साल कम होगी। सोचो थोड़ा सा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अगर हर व्यक्ति को 3 साल पीछे करोगे तो औसत भी तो 3 कम होगा। कल हमने सीखा था, जो चेंज हर नंबर के साथ करोगे एवरेज के साथ भी वही होगा। हर प्लेयर को 3 साल पीछे ले जाओगे तो क्या औसत भी 3 साल पीछे होगा? हाँ या ना? ठीक है, चलो। तो देखो, उनका औसत वो हो जाता है जो 3 साल पहले था, मतलब उनका औसत मान लो अभी अगर x है तो उनका औसत अब क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। बस समझाने की बात है, इनकी जरूरत नहीं है ना? क्योंकि 3 खिलाड़ी जिनकी औसत आयु 33 है, वो उनको 3 नए प्रतिस्थापित कर देते हैं। देखो, 3 खिलाड़ी के जाने से, सुनना ध्यान से क्वेश्चन, 3 खिलाड़ी के जाने से और जाके और 3 दूसरे आए, 3 गए उनकी जगह 3 नए आए, उनके आने से इन लोगों की उम्र 3-3 कम हो गई, है ना? इनकी उम्र पहले x थी, अब y हो गई, मतलब कितनी उम्र कम हो गई? 3। तो देखो, जो 3 खिलाड़ी गए जिनकी उम्र 33 थी, तो मतलब टोटल कितना कम हुआ होगा? 99। टोटल 99 कम हुआ होगा। और जो आए, उनके आने से इनकी उम्र 3 कम हुई, तो कितने लोगों पे असर पड़ा? 11 पे। मतलब जो आए होंगे वो 33 साल कम के होंगे, मतलब जो आए होंगे वो 66 साल के होंगे। और आए कितने लोग भाई? 3, मतलब उनका औसत कितना होगा? 22। ऐसे क्वेश्चन, ये जो पिछले क्वेश्चंस करे ना, 2-3 कंडीशन मिक्स हो गई इस क्वेश्चन में। बताओ। हाँ, कोई बात नहीं मुकेश, बाद में कर लेना बुक के क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलो इधर देखो, समझ में आया क्या? देखो, सोचो थोड़ा सा। 3 लोग जाते हैं, हमने रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन करे थे। 3 लोग जाते हैं जिनकी उम्र है 33, मतलब उनकी कुल उम्र है 99। इनके आने से 11 लोगों की उम्र 3-3 कम हो गई, मतलब 33 कम हुआ। मतलब जो आए होंगे उनकी कुल उम्र कितनी होगी? 66। और आए कितने लोग? 3। तो उनकी औसत उम्र क्या होगी? 22। बोलो, समझ में आया? चलो भाई, आज का अंतिम, इस चैप्टर का अंतिम सवाल, मतलब पढ़ो अच्छे से। देखो, 10 छात्रों की बचत का औसत 600 रुपए है। 10 छात्रों की बचत है 600, मतलब कुल बचत है 6000 रुपए। ओके। 3 छात्र ऐसे हैं जिनकी कोई बचत नहीं है। तो भाई 3 छात्र की बचत तो 0 रुपए हो गई। ओके। और अन्य छात्रों में से प्रत्येक ने कम से कम 250 की बचत करी और निहार ने 1300 रुपए की बचत करी। तो जो निहार है, तीन तीन बच्चे तो ये हो गए, एक निहार है
जिसने 1300 रुपए की बचत करी। तो मुझे बताओ, 3 बच्चे ये हो गए, चौथा ये हो गया, तो बचे कितने? बोलो जल्दी से, बचे कितने? 6, है ना। पर यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये मत कर देना कि 6 बच्चों का एवरेज 250 है तो टोटल 6000 कर देंगे, नहीं। सुनो थोड़ा सा, आपसे बोल रहे हैं बचत की सबसे बड़ी राशि क्या हो सकती है। आपके पास टोटल कितने बच्चे प्रश्न में है? 10। 10 में से 3 ने तो कुछ नहीं बचाया। चौथा जो निहार है, उसकी इनकम फिक्स है, उसने 1300 बचाया, तो 4 बच्चे तो गए, बचे कितने? 6। अब 6 में से एक कोई होगा जिसकी बचत सबसे ज्यादा होगी, और 250 से कम बचत हो नहीं सकती। तो हम पता है यहां पे 5 बच्चों का अगर मिनिमम बचत 250 हो, तो जो छठवां बच्चा है उसकी बचत क्या हो, ताकि टोटल 6000 हो जाए। बोलो समझ में आया? ये 0 हो गया, ये 1300 हो गया, ये 25 का 5 गुना कितना, 1250 हो गया, और एक x हो गया, और ये 6000 हो गया। तो x बराबर 6000 में से 13 12 25 50 घटा दो, तो 25 50 को अगर आपने घटाया तो 34 50। ये हाईएस्ट इनकम हो सकती है किसी एक व्यक्ति की, अगर टोटल 6000 होगा तो 34 50 आपका आंसर है। बोलो जल्दी से। बताओ समझ में आया? 32 50 नहीं भाई, 34 50 आएगा, है ना। 3 बच्चों का, देखो 3 बच्चों की बचत तो 0 है, चौथे बच्चे की 1300 है, अब बचे 6। तो 6 में से किसी एक की बचत हाईएस्ट हो सकती है, उस एक को अलग करो। तो जो 5 हैं उनकी 250 दी हुई है कि कम से कम 250 करेंगे, तो 5 का गुणा 250 से करेंगे, क्योंकि एक कोई बच्चा है जिसकी बचत सबसे ज्यादा होगी, इसलिए हमने एक बच्चे को अलग किया। बताओ समझ में आया? और टोटल बचत कितनी है? टोटल बचत है 6000। तो ये तो 0 हो गए, ये 1300 1250 x 6000, x का मान निकाला, आंसर आ गया आपका 34 50। ओके है? बोलो भाई, समझ में आया? हाँ या ना? ठीक है, एक बच्चे को अलग करने वाला लॉजिक है, समझ में आया तो ठीक, अदरवाइज चैप्टर तो गया भाई अब ये। ओके, सो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल वो भाई, बिल्कुल आशीर्वाद है, बहुत अच्छा पेपर जाएगा, मस्त करके आओ, और जल्दी से सिलेक्शन की गुड न्यूज़ दो। कोई बात नहीं भाई, जिंदगी में हर काम पहली बार तो करना ही पड़ता है। हाँ सुदीप, ये बात तो सही है।